चलिए, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम लोग थोड़ा सा डिटूर लेंगे। जो हम लोगों ने आर इक्विवेलेंट के मेथड्स देखे थे और सर्किट सॉल्विंग से थोड़ा सा डिटूर लेंगे। और जैसा कि मैं आप लोगों को लास्ट टर्म पर भी बताया था कि आज हम लोग बात करेंगे फिर से ओम्स लॉ की। बेसिकली हम लोग ओम्स लॉ को रिविजिट करेंगे। आज हमें 3-4 चीज़ें पढ़नी है। हम लोग सबसे पहले विजिट करेंगे ओम्स लॉ को। ओम्स लॉ विल बी रिविजिटेड। ओम्स लॉ के बाद हम लोग बात करेंगे टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की, जिसको हम डिनोट करते हैं अल्फा से। मींस टेम्परेचर के चेंज का रेजिस्टेंस की वैल्यू पर क्या इफेक्ट होता है। और फाइनली हम लोग बात करेंगे कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टर्स की। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टर्स। किस तरह से हम रेजिस्टर्स की वैल्यू को मार्क करने के लिए उसके ऊपर कलर्स की हेल्प लेते हैं, कलर कोडिंग करते हैं। उसका जो कंप्लीट टेबल होता है, वैसे काफ़ी लोगों को टेबल याद भी होगा, बट फिर भी हम लोग पूरा टेबल और उसके एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे। ये सब कुछ हमारा आज का जो बेसिक थीम है होगा। बट इन सब की स्टार्टिंग हम लोग करेंगे कुछ बेसिक डेफिनेशन से, जो कि होगी मीन फ्री पाथ, रिलैक्सेशन टाइम, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। क्या आप लोग इन सब टर्म से फेमिलियर हो? मीन फ्री पाथ, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, रिलैक्सेशन टाइम। कहीं ना कहीं हो सकता है शायद गैसियस स्टेट में आपने ये पढ़ा हो। गैसियस स्टेट, फिजिकल केमिस्ट्री, काफ़ी लोगों ने सुना है, कुछ लोगों ने नहीं भी सुना है, कोई बात नहीं। केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। केटीजी और गैसियस स्टेट में आपने थोड़ा सा बेसिक मीनिंग पढ़ा होगा। मीन फ्री पाथ, रिलैक्सेशन टाइम, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये सब कंसेप्ट्स हैं जो हमें फिर से रिविजिट करने हैं, डिस्कस करने हैं। चलिए, तो इन सब की स्टार्टिंग करते हैं हमें कंडक्टर से। सपोज मेरे पास एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है। ठीक है, ये हमारे पास एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है। अब मुझे बताओ, जैसे किसी भी कंडक्टर की बात करते हैं, सपोज हम बात करते हैं कॉपर की। कंडक्टर क्यों है? कॉपर कंडक्टर क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स सबके पास होते हैं, उसके पास क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, उसके जो लास्ट शेल होता है, लास्ट शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, वो इलेक्ट्रॉन होता है कंपैरेटिवली फ्री होता है मूव करने के लिए, राइट? तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। हमें पता है कि कंडक्टर के अंदर कंडक्टिविटी इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो अब ये बताओ, जब एक इलेक्ट्रॉन कॉपर के एटम में से निकलेगा तो कॉपर का आयन बनेगा। आयन कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज। आयन विल बी पॉजिटिवली चार्ज। ये Cu प्लस हो जाएगा कॉपर का आयन। तो ये लेटाइस हो जाएगा, आयन हो जाएगा, जिस पर होगा पॉजिटिव चार्ज। ये Cu कॉपर का लेटाइस हो जाएगा, आयन हो जाएगा, जिस पर होगा पॉजिटिव चार्ज। कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन जब निकल जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन जो फ्री है, जो मूव करने के लिए फ्री है, जब वो निकल जाएगा। मूव कौन करेगा? मूव तो इलेक्ट्रॉन्स करेंगे। मूव कौन कर रहा है? मूव तो इलेक्ट्रॉन्स करेंगे। ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो मूव करने के लिए फ्री थे। ये इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। अब मुझे ये बताओ, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनका मोशन कैसा होगा? ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनका मोशन कैसा होगा? इनका मोशन होगा रैंडम मोशन। हम बात कर रहे हैं कंडक्टर की। इनका जो मोशन होगा वो बहुत ही ज़्यादा रैंडम मोशन होगा। कोई भी इलेक्ट्रॉन कहीं भी जा रहा होगा, राइट? सबके पास एक थर्मल एनर्जी होगी। थर्मल एनर्जी के कारण सबकी स्पीड अलग अलग डायरेक्शन में होगी। मतलब हो सकता है ये इधर जा रहा हो, इसकी स्पीड है v1, वेलोसिटी लिख देता हूँ v1। ये v2, v2 वेक्टर, v3 वेक्टर, v4 वेक्टर। इस तरह से हर एक इलेक्ट्रॉन के पास एक रैंडम डायरेक्शन की स्पीड है, वेलोसिटी है। अच्छा, सबसे पहला टर्म यहाँ पर आता है एवरेज वेलोसिटी। जरा आप मुझे बताओ कि इसमें एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? एवरेज निकालना आता है सबको?
एवरेज कैसे निकालते हैं हम कभी भी? सभी क्वांटिटीज का सम ऑफ ऑल द क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज। सपोज n इलेक्ट्रॉन्स थे, तो अब मुझे बताओ ये एवरेज वेलोसिटी कितनी आएगी? हाँ, ये एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, जल्दी बोलो। ये एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी? अरे आप लोगों से आंसर निकालना तो बड़ा ही डिफिकल्ट काम होता है। अरे ये एवरेज वेलोसिटी कितनी आएगी? अरे भाई साहब, ये वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, सोचो जरा जल्दी। चलो कोई बात नहीं, ये होगी 0। ठीक है, 0 क्यों होगी? क्योंकि अभी मैंने बताया ना, सब रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो ऑन एन एवरेज जब सभी रैंडम डायरेक्शन मूव कर रहे हैं तो सभी वेलोसिटीज का वेक्टर फॉर्म में समेशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सभी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे फाइनली। बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तो सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी 0। ठीक है, अब हम बात करते हैं एवरेज स्पीड की। क्या एवरेज स्पीड भी 0 होगी? अगर मैं बात करूं एवरेज वेलोसिटी, ये तो एवरेज वेलोसिटी है ना, इसको अपन थोड़ा साइड में कर देते हैं और स्टार्टिंग में हेडिंग लिख देते हैं इसकी। ये पहली हेडिंग थी। पहली हेडिंग क्या थी? एवरेज वेलोसिटी। दूसरा होगा एवरेज स्पीड। बताओ एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड की वैल्यू क्या होगी? एवरेज स्पीड होगी वी एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ स्पीड ऑफ ऑल द पार्टिकल्स, मतलब मॉड ऑफ वी वन वैक्टर प्लस मॉड ऑफ वी टू वैक्टर। ऐसे करते करते हमें जितने भी पार्टिकल्स हैं सबका सम लेना है, डिवाइडेड बाय एन करना है। और ये जो वैल्यू होगी, क्या ये 0 होगी? नहीं, इट इज नॉन जीरो, ऑब्वियसली इट इज नॉन जीरो, राइट। अच्छा, अब ये किस पे डिपेंड करता है? ये बहुत सारे पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है, जिसमें से एक पैरामीटर होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ साथ क्या होता है कि वाइब्रेशंस बढ़ते हैं, या ऐसा बोल दो कि टेम्परेचर के साथ साथ इन इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी मिलती है, थर्मल एनर्जी मिलती है, और इनके पास ज़्यादा एवरेज स्पीड होती है। बट रफली रूम टेम्परेचर पर ऑन एन एवरेज रूम टेम्परेचर पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर में, कंडक्टर की बात कर रहा हूँ, कंडक्टर में ये वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली for conductors at room temperature is of the order of 10⁵मीटर पर सेकेंड। कम ज़्यादा थोड़ी बहुत हो सकती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक रफ एक एस्टिमेटेड ऑर्डर होता है, वो तो सबको समझ में आता है कि वो तो कम ज़्यादा चलता ही रहेगा, वो तो है ना, लाइफ में कम ज़्यादा हमेशा चलता ही रहता है। तो वैसे ही ये जो वैल्यू है वो कम ज़्यादा हो सकती है थोड़ी सी। ठीक है, ये हो गई एवरेज स्पीड। अब अपन एक बढ़िया सी डेफिनेशन, देखो कितने अच्छे अच्छे टर्म आने वाले हैं। नेक्स्ट बढ़िया सा शानदार सा टर्म आने वाला है, मीन फ्री पाथ। जर्नली यूजुअली इसे 99% केसेस में लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है। मीन फ्री पाथ, कुछ याद आ रहा है? देखें कितने लोगों को याद है। बताओ क्या डेफिनेशन हुआ करती थी। हाँ, लिखाएंगे लिखाएंगे, ये भी हम पूरा नोट करवाएंगे। पहले अपन थोड़ा सुबह सुबह पहले एब्जॉर्ब तो कर लें कंसेप्ट, उसके बाद हम नोट करेंगे ना। मीन फ्री पाथ का मतलब होता है एवरेज लेंथ ट्रैवल्ड बाय इलेक्ट्रॉन। मैं पहले डेफिनेशन ही लिख देता हूँ, पढ़ के आपको क्लियर हो जाएगी डेफिनेशन। मीन फ्री पाथ होता है एवरेज लेंथ या एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय इलेक्ट्रॉन
बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। देखो कहने का मतलब बड़ा ही सिंपल है। अभी आपने वो डायग्राम देखा था, डायग्राम में इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है, वो थोड़ा सा आगे जाता है, पर क्या वो बहुत फ्रीली आगे जा सकता है? नहीं, थोड़ा सा आगे जाएगा दूसरा कॉपर का एटम मिलेगा, कोलाइड कर जाएगा। हो सकता है किसी इलेक्ट्रॉन से कोलाइड कर जाए, कॉपर के एटम से कोलाइड कर जाए, लेटाइस से कोलाइड कर जाए। उसके बाद क्या होगा, वो फिर से नया स्टार्ट लेगा, फिर नया स्टार्ट लेगा, फिर कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, फिर नया कोलिजन हो जाएगा। अब क्या वो हर बार दो कोलिजन के बीच में सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? तो हमारा आंसर है नहीं, हर बार कभी कम टाइम मिलेगा, कभी ज्यादा टाइम मिलेगा। कोलिजन्स के बीच में भी टाइम अलग अलग हो सकता है उसके। तो इसका मतलब ये क्या है, ये मीन है ना, मीन क्या होगा, MEAN, मीन। अरे मीन मतलब एवरेज, मीन समझते हो? मीन मतलब एवरेज लेते हैं जब अपन क्वांटिटी सा मैथ्स में एवरेज नाम की एक चीज होती है, उसको बोलते हैं अपन मीन। ठीक है, मीन मतलब एवरेज लेते हैं अपन जब उसको, इसलिए उसको लिखा है एवरेज। तो एवरेज लेंथ या एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। कम ज्यादा होते रहेंगे डिस्टेंस, बट ऑन एन एवरेज वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। जैसे एग्जांपल, कभी जैसे मान लो वो गो कार्ट वगैरह होता है, ठीक है, या मान लो इस तरह से बहुत सारे छोटे छोटे व्हीकल्स हैं, वो गो कार्ट वाले व्हीकल्स होते हैं। उसमें क्या होता है कि वो बहुत सारे व्हीकल्स होते हैं, सब रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, और कोई भी कभी भी किसी से कोलाइड करता है। तो जैसे आप किसी व्हीकल में हो, तो हर बार दो कोलिजन के बीच में आप क्या सेम डिस्टेंस ट्रैवल करोगे? नहीं, कभी कोलिजन कम होगा, मतलब कभी टाइम ज़्यादा मिलेगा आपको दो कोलिजन के बीच में, कभी कम मिलेगा। तो ऑन एन एवरेज आप दो कोलिजन के बीच में जितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो, एक एवरेज वैल्यू, उसको हम बोलते हैं मीन फ्री पाथ। कितनी देर के लिए आपका पाथ फ्री मिला आपको, राइट? चलो अभी नेक्स्ट नेक्स्ट होता है रिलैक्सेशन टाइम। लिखवाएंगे लिखवाएंगे, पहले एब्जॉर्ब करेंगे कंसेप्ट्स को, फिर लिखेंगे हम बाद में। नेक्स्ट होगा टाइमों का टाइम, रिलैक्सेशन टाइम रिप्रेजेंटेड बाय टाओ। टाओ मतलब समझ में आता है, ये इसको लिखने का तरीका है, ठीक है। हाँ हाँ, स्पेलिंग चेंज कर देते हैं, ये गलत लिख दिया तो चेंज कर देते हैं, ई आ गया चेंज कर देते हैं, ये लो। अभी ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं टाओ से, इसका मतलब होता है, बताओ इसका मीनिंग बता दो चलो। बिल्कुल सही। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब होता है एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। दो कोलिजन्स के बीच में ऑन एन एवरेज आप कितने टाइम के लिए फ्रीली मूव कर पा रहे हो, कितनी देर के लिए आप बीच में मूव कर पा रहे हो, तो उसको हम बोलेंगे रिलैक्सेशन टाइम। सो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में जो टाइम होगा उसे हम बोलेंगे रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, बहुत सारे कोलिजन्स हो रहे हैं, उन दो कोलिजन्स के बीच में जो ऑन एन एवरेज वैल्यू आती है उसको हम बोलेंगे रिलैक्सेशन टाइम। और इसके बाद एक छोटी सी डेफिनेशन और फंसाई देते हैं यहाँ पर अपन, फ्रीक्वेंसियों की फ्रीक्वेंसी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप की फ्रीक्वेंसी बताओ क्या होगा। कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑब्वियसली इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रिलैक्सेशन टाइम। तो दिख ही रहा है, सबको समझ में आ ही जाता है इतना तो, इतने तो समझदार हैं सब लोग, ये नहीं भी लिखवा तो समझ में आता। कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होगा,
इज द रेसिप्रोकल ऑफ रिलैक्सेशन टाइम। इसको हम बोलेंगे कोलिजन फ्रीक्वेंसी। अच्छा, आओ अब हम लोग इन सब चीज़ों को लिखेंगे अभी लिखवाएंगे। अभी हम इन चीज़ों को पहले थोड़ा अंदर माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ले जाते हैं, बिल्कुल बारीक लेवल पर ले जाते हैं। आप किसी एक इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करो, अपना ध्यान, पूरा ध्यान किसी एक इलेक्ट्रॉन पर फोकस करो। वो इलेक्ट्रॉन था ith इलेक्ट्रॉन। वैसे तो टोटल n इलेक्ट्रॉन्स है, कितने हैं? n इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसमें से मैं ith इलेक्ट्रॉन पे हम अपना ध्यान फोकस करेंगे। अपना पूरा ध्यान, पूरा मन जो है वो ith इलेक्ट्रॉन पर केंद्रित करो, ith इलेक्ट्रॉन पर फोकस करो। वो ith इलेक्ट्रॉन की इनिशियल स्पीड है u। और मान लो मैंने अब लगा दी इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लगाऊंगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के लिए पता है हम क्या करेंगे? अब है ना, इसमें बैटरी लगाएंगे। जैसे मैं बैटरी लगाऊंगा तो पोटेंशियल डिफरेंस लगेगा। पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आता है? बैटरी ने पोटेंशियल डिफरेंस बनाएगी बैटरी। पोटेंशियल डिफरेंस के आ जाने से इलेक्ट्रिक फील्ड आती, याद करो। याद है रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बहुत अपन ने उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन देखे थे, पार्शियल डेरिवेटिव और वो इंटीग्रल वाले रिलेशन। मतलब फील्ड, पोटेंशियल आने से क्या आ जाएगा? पोटेंशियल आने से पोटेंशियल आ जाने से फील्ड आ जाएगी। किसके अंदर फील्ड आ जाएगी? इसके अंदर फील्ड आ जाएगी। मैं एक बार इस डायग्राम को ना अच्छे से फिर से बनाता हूँ, तभी जाके मजा आएगा इसमें। जब ये डायग्राम फिर से बनेगा ना, मजा तो तभी आएगा। इसमें ना, इस ऐप में, इस सॉफ्टवेयर में कुछ रेडीमेड शेप्स अवेलेबल होने चाहिए। जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज रेडीमेड शेप्स होते हैं, वो रेडी टू यूज शेप्स अवेलेबल होने चाहिए। सिलेंडर हो गया, क्यूब हो गया। ये ऐप बनाने वाले को कुछ आता नहीं है। अभी हम होते हैं ना, एक तरफ ऐसा ऐप बनाते हैं ना, बिल्कुल क्रिएटिव वाला। अब हमने क्या करा? अब हमने लगाई बैटरी। अब मुझे बताओ, बैटरी के आ जाने से वो जो इलेक्ट्रॉन्स, याद है आपको? वो नन्हे नन्हे इलेक्ट्रॉन्स, नन्हे नन्हे इलेक्ट्रॉन्स पहले कहाँ जा रहे थे बताओ? ये लैटाइस है ना, ये हैवी लैटाइस बना रहे हैं हम। इसको मूव नहीं कराना है, ये लैटाइस अपनी जगह पे फिक्स रहते हैं, ध्यान रहे। ये सब लैटाइस हैं, इनको मूव नहीं कराएंगे, ये हैवी होते हैं। ये लैटाइस है, इसके साथ कुछ नहीं करना है अपने को। ये बस एक इलेक्ट्रॉन देगा हमें। ये क्या देगा हमें? एक इलेक्ट्रॉन देगा। अच्छा, इसके अलावा एक चीज बताओ, ये हायर पोटेंशियल कौन होगा? हायर पोटेंशियल पर कौन होगा? हायर पोटेंशियल पर होगा ये वाला साइड। कलर ही कर देता हूँ मैं। ये देखो, ये वाला साइड विल बी एट, ये वाला साइड विल बी एट हायर पोटें, अरे यार, ये वाला साइड हायर पोटेंशियल पर क्यों है? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। सो ये होगा, इट विल बी एट हायर पोटेंशियल। लोअर पोटेंशियल पर कौन होगा? दूसरा एंड, ऑब्वियसली दूसरा एंड विल बी एट लोअर पोटेंशियल। इसको भी हम कलर तो कर ही देते हैं। ये दूसरा एंड है, इट इज एट लोअर पोटेंशियल। ठीक है। एक एंड हायर पोटेंशियल पर हो गया, एक एंड लोअर पोटेंशियल पर हो गया। अब मुझे बताओ, फील्ड कहाँ क्रिएट हुई? फील्ड होती है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कहाँ क्रिएट होगी? फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो देखो, ध्यान से देखो, गौर से देखो, आपको इसके अंदर कुछ दिखाई दे रहा है। ध्यान से देखोगे तो आपको इसके अंदर
फील्ड लाइंस दिखाई दे रही है। और ध्यान से देखोगे तो आपको इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो दिखाई दे ही रहे थे। ये इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन था, इसके पास भी था, सबके पास था इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन होता सबके पास है, पर सिर्फ कुछ ही मटेरियल देते हैं, और जो मटेरियल्स इलेक्ट्रॉन देते हैं वही कंडक्टर कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन होता सबके पास है पर देता कोई नहीं है, जो देता है वही कंडक्टर कहलाता है। अब आगे सुनो ध्यान से। ये इलेक्ट्रॉन्स का रैंडम मोशन तो चल ही रहा था। रैंडम मोशन मतलब जिगजैग मोशन, मतलब कोई भी कहीं भी जा रहा है, लाइफ में कोई एम नहीं है। ठीक है, बिना एम के यहाँ गए, कोलाइड कर गए, यहाँ चले गए, फिर यहाँ कोलाइड कर गए, यहाँ कोलाइड करने के बाद फिर कहीं अपनी डायरेक्शन चेंज करके यहाँ चले गए। ये जिगजैग मोशन हो रहा था। देखो, कोई भी इलेक्ट्रॉन कहीं भी जाके कहीं भी ये सरफेस से कोलाइड करके कहीं भी चला गया, ये यहाँ आ गया, फिर वापस फिर यहाँ आ गया, ये इसको बोलते हैं रैंडम मोशन। इस टाइप के मोशन को बोलते हैं रैंडम मोशन। पर अब मुझे बताओ कि अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के आ जाने से क्या हुआ। इसका रैंडम मोशन तो बंद नहीं होगा, रैंडम मोशन तो फिर भी करेगा, पर साथ में ना इसको एक थोड़ा सा ड्रिफ्ट मिलने लग जाएगा एक डायरेक्शन में। धीरे धीरे रैंडम मोशन के साथ साथ ये ड्रिफ्ट करने लगेगा। धीरे धीरे ये ना किसी एक डायरेक्शन में ड्रिफ्ट भी करेगा, हल्के हल्के से, धीरे धीरे से, स्लोली स्लोली, वेरी स्लोली। ये क्या करेगा, ये एक डायरेक्शन में धीरे धीरे खिसकना भी शुरू कर दे, इसे पता ही नहीं चलेगा एक डायरेक्शन में खिसक रहा है। ठीक है, तो इसको क्या होगा, यहाँ पर फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स मिलेगा, और फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स मिलने से धीरे धीरे क्या होगा, ये अपार्ट फ्रॉम रैंडम मोशन ये क्या करेगा, ड्रिफ्ट करेगा। जैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन था, अभी ये यहाँ से स्टार्ट करता, और मान लो इसका ये रैंडम मोशन ऐसा होना चाहिए था, ये मान लो रैंडम मोशन होना चाहिए था और यहाँ आ जाना चाहिए था। अब क्या होगा ना कि ये इसके आ जाने से, फील्ड के आ जाने से क्या होगा, ये थोड़ा सा और क्या करेगा, ये थोड़ा सा और है ना, ऐसा मान लो कि हल्का सा ड्रिफ्ट करते 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 थोड़ा और इधर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज अब इसको क्या होगा, थोड़ा सा है ना एक डायरेक्शन में ड्रिफ्ट मिलना शुरू हो गया। ठीक, चलो तो अब अपन क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे थे, ith इलेक्ट्रॉन की। पूरा ध्यान ith इलेक्ट्रॉन पे होना चाहिए सब लोगों का। मुझे बताओ ith इलेक्ट्रॉन की फाइनल वेलोसिटी क्या लिखूं। इनिशियल वेलोसिटी कुछ होगी, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। क्या कोई मुझे इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन बता सकता है। फोर्स बाय मास, फोर्स होता है क्यू इंटू ई, फोर्स होता है क्यू इंटू ई, बहुत बार यूज किया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। क्यू ई बाय एम, बहुत बढ़िया, गुड। माइनस साइन आपको पता है क्योंकि फोर्स लगेगा फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। अब आपको याद है वी एवरेज, वी एवरेज, एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं एवरेज। एवरेज का सिंबल पता है ना सबको, ये एवरेज का सिंबल है, ये मैंने सिंबल बनाया है एवरेज का, ये एवरेज का सिंबल बनाया है अंदर। ith वेलोसिटी ऐसे सबके पास होगी, सबका एवरेज लेना है मुझे। इसको मैं ऐसा लिख दूं, u प्लस ई ई बाय यम इंटू टी। अब आगे आपको पता है एवरेज लेने का तरीका, सबको अलग अलग एवरेज लेके ऐड भी कर सकता हूँ मैं, एवरेज की प्रॉपर्टी। फिर आपको एक चीज का और पता होगा कि एवरेज में से कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाता है। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ कि पहले तो ये बताओ कि ये कितना होगा। गुड, वेरी गुड, समझ में आ गया। और ये कांस्टेंट बाहर आ गया, ये टाइम अंदर रहेगा। अभी एवरेज वेलोसिटी बताई थी, है ना, फ्रेश स्टार्ट करेगा कोलिजन के बाद रैंडमली एवरेज वेलोसिटी जीरो होगी। ये क्या होता है बताओ, ये कांस्टेंट तो बाहर ले आया, ये क्या होता है। ये वही होता है जो आप सोच रहे हो होना चाहिए, और होगा भी वही जैसा आप सोच रहे हो। वी एवरेज इक्वल्स टू माइनस ई ई बाय एम टाओ।
टाइम का एवरेज, जितने टाइम के लिए वो हर दो कोलिजन के बीच में मूव करता है, रिलैक्सेशन टाइम, टाइमों का टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप का टाइम। अब आगे इसी को वेदों में, शास्त्रों में एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम दिया गया है। ये जो आप पढ़ रहे हो इसे हल्के में मत लेना। जितने भी ग्रंथ होते हैं, जितने भी वेद होते हैं, जितने भी वेद पुराण होते हैं, उसमें इसको बहुत ही ऊंचा दर्जा दिया गया है। और इसे कहा जाता है, पहले कलर वलर कर देते हैं फिर बताएंगे, तब तक सस्पेंस रहेगा। ये कलर ट्राई करते हैं अब। है कोई शूरवीर इस सभा में जो बताए इसका नाम क्या है? बहुत बढ़िया। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नहीं है, कहीं से भी कुछ भी है ना उठा के जोड़ दो। कुछ कुछ तो भी है ना कंसेप्ट दे दो उठा के, है ना, कि सर खुश हो जाएंगे। कुछ तो भी कहीं का कंसेप्ट उठाओ और उठा के चिपका दो क्लास में। इसे कहा जाता है वेलोसिटियों की वेलोसिटी। ये कोई ऐसी वैसी वेलोसिटी नहीं है, इसे कोई ऐसी वैसी वेलोसिटी मत समझना। ये है वेलोसिटियों की वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप की वेलोसिटी। इसे शॉर्ट में, ध्यान रहे, इसे शॉर्ट में अब से वी डी भी लिखा जाता है। वी डी, डी नीचे सबस्क्रिप्ट में है, समझ में आता है? सबस्क्रिप्ट ये रहा, ये डी, वेलोसिटियों की वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप की वेलोसिटी। लिखवाएंगे लिखवाएंगे, अभी लिखेंगे। अभी पहले कंसेप्ट तो समझ लें अपन। अब बताओ कि टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा। हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बताओ क्या होगा? वाइब्रेशन बढ़ेंगे। किसके वाइब्रेशन? लेटाइस के वाइब्रेशन बढ़ेंगे। लेटाइस मतलब समझ रहे हो? लेटाइस कौन होता है? स्पेलिंग देख लेना, डबल टी आता है सिंगल टी आता है? सही है ना? हाँ फिर सुबह सुबह एक तो स्पेलिंग को लेकर बड़ा कंफ्यूजन रहता है लाइफ में। लेटाइस मतलब वो बड़ा सा वो जो कॉपर था, ठीक है, उसके वाइब्रेशन बढ़ेंगे। लेटाइस के वाइब्रेशन बढ़ जाएंगे। लेटाइस ज्यादा तेजी से वाइब्रेट करेगा। अगर लेटाइस वाइब्रेट करेगा तो बताओ क्या होगा? कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ लेटाइस भी बढ़ जाएंगे। कोलिजन बढ़ जाएंगे। कोलिजन क्यों बढ़ जाएंगे? देखो पहले क्या था, लेटाइस अपनी जगह पर था तो बेचारे इलेक्ट्रॉन आराम से मूव कर पा रहे थे। अभी क्या हो गया, लेटाइस भी इसे वाइब्रेट करने लग गया जोर जोर से। ये लेटाइस भी जोर जोर से वाइब्रेट कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, लेटाइस से बार बार ज्यादा बार कोलाइड करेगा, है ना? तो लेटाइस से ज्यादा कोलिजन होगा, तो कोलिजन इंक्रीज हो जाएंगे। मुझे बताओ कोलिजन इंक्रीज होने से क्या असर पड़ेगा? कोलिजन होने से, इसको अपन फ्लो चार्ट बनाना चाहिए था इसका, तब मजा आता। यहाँ से ये आएगा फ्लो चार्ट, है ना? बॉक्स में भी अगर अलग अलग कलर होता ना तो जीवन के असली मजे तो तब आ जाते। पर चलो अब बन गया सो। वैसे चेंज भी तो कर ही सकते हैं, कितना ही टाइम लगेगा चेंज करने में। टेक्नोलॉजी के आने के बाद दुनिया बड़ी आसान हो गई है। इसको कर देते हैं पिंक। पिंक हो जा भाई। ये हो गया पिंक। पिंक अच्छा नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, रेड कर लेते हैं, ठीक है। और रेड के अंदर येलो बिठा दें अगर अपन कॉम्बिनेशन, तो कहने ही क्या, मतलब जीवन के असली मजे तो तभी आएंगे। ये जम नहीं रहा ये भी, ये ये ठीक है। तो ध्यान से सुनो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ने से लेटाइस के वाइब्रेशन बढ़ेंगे। थोड़ा मिक्स मैच करते हैं इसको, जरा इधर उधर ले आते हैं। और ध्यान से देखो, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो बचपन में आता था ना, वो आते थे, क्विज आते थे कि ज्वाइन करो करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, बस वैसा समझ लो। यहाँ से हम आएंगे, यहाँ इसको भी कर्ली ले आते हैं ना, तो कर्ली ज्यादा अच्छे लगते हैं ये। और यहाँ से हम आएंगे फिर कहाँ? यहाँ से हम आएंगे यहाँ, कोलिजन बढ़ेगा। कोलिजन बढ़ने से बताओ क्या होगा? कोलिजन बढ़ने से रिलैक्सेशन टाइम का क्या होगा? रिलैक्सेशन टाइम पर क्या इफेक्ट होगा?
बताओ रिलैक्सेशन टाइम पर क्या इफेक्ट होगा? रिलैक्सेशन टाइम, बहुत सही। कॉलिजन बढ़ रहे हैं तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा भाई, दो कॉलिजन के बीच में कम टाइम लगेगा ना, तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। और रिलैक्सेशन टाइम कम होने से मुझे बताओ ड्रिफ्ट स्पीड पर क्या इफेक्ट होगा? ये देखो टाउ कम हो गया, टाउ कम हो गया, तो क्या होगा? टाउ कम होने से ड्रिफ्ट स्पीड कम हो जाएगी। तो इससे अल्टीमेट रिजल्ट ये आएगा, नेट फाइनल रिजल्ट होगा कि ड्रिफ्ट स्पीड, स्पीडों की स्पीड, ड्रिफ्ट स्पीड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल दो, ड्रिफ्ट स्पीड बोल दो, एक ही बात है। अब मैग्नीट्यूड को हम ड्रिफ्ट स्पीड बोलते हैं, ध्यान रहे, तो इसलिए इसको मैं ड्रिफ्ट स्पीड लिख रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना। यहाँ एक काम करो, कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए वी डी वेक्टर लिख देते हैं, वी डी वेक्टर का मॉड, शॉर्ट में लिख रहा हूँ वी डी, है ना। वी डी पे क्या इफेक्ट आएगा? वी डी होगा डिक्रीज। तो बताओ आज हम लोगों ने क्या सीखा? आज हम लोगों ने ये सीखा, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीजेस। बात समझ में आ गई? विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, अभी कोई डाउट नहीं, अभी थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। अभी थोड़ी देर के लिए अपन पहले कंसेप्ट ग्रैस्प करेंगे, कंसेप्ट गेन करेंगे, उसके बाद बात का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अच्छा, रिलैक्सेशन टाइम में साइन नहीं लगाया हमने, अरे यार, रिलैक्सेशन टाइम में हमें साइन लगाना था ना, ये वाला, ये हो जाएगा डिक्रीज, टाउ डिक्रीज होगा, टाउ डिक्रीज होगा, और ड्रिफ्ट स्पीड भी डिक्रीज हो जाएगी। अभी लिखना नहीं है, लिखवाएंगे ना, लिखवाएंगे लिखवाएंगे, अभी लिखवाएंगे, सब लिखवाएंगे अभी। पहले कुछ कंसेप्ट तो ग्रेस्प कर लें अपन। अब सुनो आगे। नहीं नहीं, चीटिंग नहीं करूंगा, आप लोगों के साथ दूंगा, टाइम दूंगा। आज तक कभी चीटिंग करी क्या मैंने आप लोगों के साथ, बताओ? ऐसा धोखा दिया क्या कभी आप लोगों को मैंने, है? फिर भरोसा रखो। अब देखो स्टोरी में बात चल रही थी कंडक्टर की। एक था कंडक्टर, ठीक है, एक कंडक्टर था। अब उसके अंदर मैं कुछ टर्म्स डिफाइन करूंगा। देखो, पहला टर्म होगा स्मॉल एन। स्मॉल एन का मतलब होता है नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन। नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है दैट इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी समझ में आता है? डेंसिटी होता है पर यूनिट वॉल्यूम, तो नंबर डेंसिटी का मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब जैसे एग्जांपल, कॉपर, कॉपर का 1 मीटर क्यूब होता है यूनिट वॉल्यूम। अगर एसआई में काम करोगे, सीजीएस में 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो जैसे एसआई में बात करते हैं, तो एसआई में 1 मीटर क्यूब कॉपर के मटेरियल में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, उसको हम बोलेंगे, कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे 1 मीटर क्यूब में, उसे हम बोलेंगे नंबर डेंसिटी। जैसे मान लो ये बहुत बड़ा कंडक्टर था, उसके अंदर में 1 मीटर क्यूब का एक स्क्वायर क्यूब बनाता हूँ, उसके अंदर में 1 मीटर क्यूब का एक क्यूब बनाता हूँ, और क्यूब बनाते से ही टेन टेन, आज हमारे बीच एक नए पार्टिसिपेंट मौजूद है जिनका कैमरा ऑन है। अरे कहाँ चले गए? दिख रहे हैं सबको स्पॉटलाइट में? अरे यहाँ चले गए। गेस्ट अपीयरेंस दिया, और गेस्ट अपीयरेंस देकर वो एकदम से चले गए। चलो वापस लाएंगे उनको शो पर अभी हाल फिलहाल थोड़ा सा पहले स्टोरी आगे बढ़ाते। देखो, ये 1 मीटर क्यूब आपने क्यूब लिया, इस 1 मीटर क्यूब क्यूब के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्री थे मूव करने के लिए, वो होती है नंबर डेंसिटी। बात समझ में आई? इसको हम बोलेंगे नंबर डेंसिटी। अच्छा, अब उसके अलावा कुछ और टर्म्स में डिफाइन कर रहा हूँ, जो कि डिफाइन करते समय मुझे बड़ा बुरा लग रहा है। ई, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, सबको पता होना चाहिए।
m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, vd तो आपको पता ही है ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। अब एक काम करते हैं, ये जो एरिया है ना इसका, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मैं बात कर रहा हूँ इस एरिया की, ये ट्राई करते हैं इसका कलर, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देखो, ध्यान से देखो इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को, यही वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है जिसकी मैं बात करना चाह रहा हूँ। मान लो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था ए, ठीक है, और मान लो कि इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी है vd, इलेक्ट्रॉन्स मान लो इधर जा रहे हैं, vd इनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपन अंदर लिख देते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स थे और इनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में थी, इलेक्ट्रिक फील्ड आगे थी और इनके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी है vd। अब मुझे बताओ कि करंट क्या होता है, इस वायर में से करंट कैसे डिफाइन करेंगे, करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, होता है ना। अच्छा मुझे बताओ अगर मैं टाइम देता हूँ डेल्टा टी, इन टाइम डेल्टा टी, मुझे बताओ डेल्टा टी टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाएंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे जो, ध्यान से देखना, जो इस रीजन में थे, यहाँ बना देता हूँ, वो इलेक्ट्रॉन्स जो प्रिसाइजली इस रीजन में थे, ध्यान देना, अ, इन दोनों के बीच, जो ये लेंथ है ना, ये वाली लेंथ की बात कर रहा हूँ, ये जो लेंथ है ये होगी वी डी इंटू डेल्टा टी। सोचो कैसे, डेल्टा टी टाइम में इतने लेंथ में प्रेजेंट जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रेजेंट हैं, ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को हटा देते हैं, हटेगा क्या ये, अरे यार, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इस पूरे वॉल्यूम में प्रेजेंट है वो सब इलेक्ट्रॉन्स बाहर आने वाले हैं, ये सब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कलेक्ट होने वाले हैं, ये बाहर आ जाएंगे सब, क्यों आ जाएंगे समझ में आ रहा है, डेल्टा टी टाइम में वी डी इंटू डेल्टा टी स्पीड वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, वो सब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बाहर आ जाएंगे, मतलब वो मूव करके वहां तक आ जाएंगे, सरफेस तक, सरफेस के बाहर तक, जो भी कंडक्टर होगा उसमें जो वायर लगी होगी उसमें फ्लो कर जाएंगे, ये पूरा रीजन। स्टोरी समझ में आ रही तो हाँ बोल दो, नहीं आ रही तो भी हाँ बोल दो। को बोले सबको, नहीं नहीं रिपीट तो नहीं करेंगे, ऐसा ना बोलो, ऐसे 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 गंदी बातें मत करा करो हमारी क्लास में, है ना, ये ऐसी गंदी गंदी बातें हमारी क्लास में मत करा करो, यहाँ सब इंजीनियर्स और फ्यूचर इंजीनियर्स बैठे हैं, इंजीनियरों के बीच में से गंदी बातें शोभा नहीं देती, ठीक है, सब इनोसेंट इंजीनियर्स है, ऐसी गंदी बातें मत करा करो कि सर प्लीज रिपीट, ना ना ना, वो ना हो पाएगा, हाँ बोल दो बस, आपकी ना में भी हाँ है, आपकी ना को भी मैं हाँ समझूंगा, ठीक है, तो देखो, हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि डेल्टा टी टाइम में वीडी स्पीड से कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कितने लेंथ में इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बाहर निकल जाएंगे, अरे कंडक्टिंग रॉड है, तो वीडी स्पीड और डेल्टा टी टाइम में वीडी इंटू डेल्टा टी लेंथ के इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाएंगे, ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाएंगे। अच्छा तो इसका मतलब मुझे बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, मैं पूरा लिखवा देता हूँ ना, देखो, अब समझ में आया।
किसी भी गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया को पास करने वाले इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे इतने टाइम में। तो इसका मतलब चार्ज कितना फ्लो करेगा? तो डेल्टा क्यू, इस पे चार्ज कितना होगा बताओ? आपको याद है अभी मैंने बताया था कि इतने वॉल्यूम में, इतने वॉल्यूम में एन से मल्टीप्लाई कर दो, एन क्योंकि चार्ज था पर यूनिट वॉल्यूम, तो एन से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। और उसको अगर मैं इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दूं तो बिल्कुल, तो मतलब मजे ही आ जाएंगे बिल्कुल, है ना, एक तरफा काम हो जाएगा। समझना, ये बहुत बेसिक रेशियो प्रोपोर्शन है। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालूंगा मैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वॉल्यूम को, ये वॉल्यूम था, ये वॉल्यूम था, वॉल्यूम को मैंने मल्टीप्लाई करा नंबर डेंसिटी से। क्या मिलेगा वॉल्यूम को नंबर डेंसिटी से मल्टीप्लाई करने पर? टोटल नंबर। और ये जो टोटल नंबर आया है, ये देखो ये टोटल नंबर है, ये टोटल नंबर आया है। और ये जो टोटल नंबर आया है, इस टोटल नंबर को अगर मैं ई से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज, मतलब टोटल चार्ज आ जाएगा। सिंपल सी स्टोरी है। ठीक है। तो अब बताओ करंट कितना होता है? डी क्यू बाई डी टी। तो बस टाइम से डिवाइड कर दो और एन ई ए वी डी, एक बेहतरीन सा फॉर्मूला हमारे सामने आ गया है करंट का। करंट होता है एन ई ए वी डी, जहाँ पे एन क्या है? नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई है चार्ज, ए है एरिया, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वी डी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वेलोसिटियों की वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बड़ा ही काम आएगा ये आपके लाइफ में बहुत काम आने वाला फॉर्मूला है। अब देखो यहाँ पर एक टर्म और डिफाइन करूंगा मैं, जरा सा टर्म है, वो मैं और टर्म डिफाइन करूंगा। चलो पहले एक काम करते हैं, पहले यहाँ तक लिखवा दूं क्या? थोड़ा पढ़ लेते हैं 5 मिनट और। अच्छा चलो लिख लो लिख लो लिख लो बस। तो ऐसा लगेगा सर चीटिंग करते हैं फिर, है ना। लो, जल्दी जल्दी लिखना। अरे भाई वेलोसिटी बढ़ेगी, पर बढ़ने के बाद वापस से कोलिजन होगा, कोलिजन के बाद फिर से फ्रेश स्टार्ट होगा, फ्रेश स्टार्ट होने के बाद फिर से वेलोसिटी बढ़ेगी, फिर से फ्रेश स्टार्ट होगा कोलिजन के बाद, तो इस तरह से चलता रहेगा। और ये हम एवरेज निकाल रहे हैं, राइट। ये जो वी ड्रिफ्ट है ये एवरेज वेलोसिटी है। हेडिंग है ओम्स लॉ रिविजिटेड। माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हम ओम्स लॉ को देखना चाहते हैं, उसके अंदर बहुत सारे टर्म्स आएंगे, तो हेडिंग कुछ नहीं है, लिखना शुरू कर दो बस।
कर लिया ये भी नोट, डायग्राम ड्रॉ कर लिया डायग्राम। बैटरी सेकंड वाले डायग्राम में लगा दो। सेकंड वाले डायग्राम से हमने फील्ड लगाना शुरू कर दिए। हमें तो समझ ही नहीं आता, कुछ लोग बोलते हैं सर नीचे लो, कुछ लोग बोलते हैं ऊपर लो, ले तो भाई हम कहाँ ले। नहीं नहीं नहीं, अब ऊपर नहीं करेंगे, अब जो भी करेंगे वो स्लाइड नीचे ही स्क्रॉल करेंगे। ये नीचे ऊपर के चक्कर में बड़ी मतलब, भाई फोटो लिया करो ना पहले। और कोई और नीचे ऊपर तो बोला ही मत करो, कोई भी नीचे ऊपर का नहीं बोलेगा, हम अपने स्पीड से, हमें जो लगता है कि जो एवरेज स्पीड है, देखो किसी की स्पीड कम है किसी की स्पीड ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, हम एक एवरेज स्पीड निकालेंगे। बी एवरेज, जिस स्पीड से सब लोग लिखते हैं। अब कुछ उससे कम से लिख रहे हैं, कुछ ज़्यादा से लिख रहे हैं, हम एक एवरेज स्पीड से चलेंगे। ठीक है, उसके बाद कोई नीचे ऊपर का कुछ नहीं बोलेगा, सबको इतनी टाइम में मैनेज करना है। हम इस क्लास के एवरेज स्पीड के हिसाब से V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस ऐसे करते करते Vn डिवाइड बाय एन, हम रिलैक्सेशन टाइम निकालेंगे। एवरेज टाइम बिटवीन टू स्लाइड्स कितना आना चाहिए, और उससे हम साइड चेंज करेंगे। और जो एकदम से लिख लेता है वो प्लीज ऐसा नहीं बोला करे, जैसे लिख देते हैं ना कोई एकदम से, कुछ होते हैं जिनकी स्पीड बहुत फास्ट है, वो लिख दिया एकदम से, और सर प्लीज नेक्स्ट स्लाइड, प्लीज नेक्स्ट स्लाइड, आई एम डाइंग सर नेक्स्ट स्लाइड। तो वैसा नहीं करना है अपने को। सिंपल बात है। जैसे आप प्लेन में आते हो, तो जैसे आप प्लेन में बैठते हो, तो वैसे ही क्या जो पायलट होता है वो क्या प्लेन को टेक ऑफ कर लेता है क्या? नहीं, पायलट वेट करता है। पायलट वेट इस बात का करता है, पायलट वेट करता है कि जितना टाइम होना चाहिए सफिशिएंट सब लोगों को बोर्ड करने के लिए, वो बोर्डिंग टाइम हुआ है या नहीं हुआ है। अगर वो टाइम कंप्लीट हो गया, उसके बाद अपने आप ऑटोमेटिक टेक ऑफ हो जाता है। उसके बाद अगर किसी की फ्लाइट छूट गई तो वो उसकी गलती है ना।
आओ अब हम कुछ और कंसेप्ट पढ़ें। अब अभी आप याद करो, हमने एक फॉर्मूला लिखवाया था वी ड्रिफ्ट का, मैग्नीट्यूड वाइज कितना था, ई ई बाय एम टाउ। मैग्नीट्यूड वाइज याद है, ई बाय एम टाउ। ठीक है। अब यहाँ से एक बहुत बेहतरीन चीज निकल के सामने आती है, वो ये है कि इसमें मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी को अगर फील्ड से डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, ई टाउ बाय एम। और ये जो रेशियो होता है, रेशियो ऑफ व्हाट, रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम पता क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मोबिलिटी ऑफ अ चार्ज कैरियर। मोबिलिटी ऑफ अ चार्ज कैरियर क्यों बोलते हैं, मैं बताता हूँ। देखो सिंपल बात है, अभी तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, पर कई बार क्या होता है कि हो सकता है कि पॉजिटिव आयन भी मूव करे, जैसे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, सॉल्यूशंस होते हैं, लिक्विड्स होते हैं, लिक्विड में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज भी मूव कर सकता है। इलेक्ट्रोलाइसिस वगैरह में पॉजिटिव चार्ज भी मूव करता है, राइट। तो कई बार पॉजिटिव चार्ज भी मूव कर सकता है। अब बताओ कि सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर, जैसे मैंने सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर दो चार्जेस हैं, एक है ज़्यादा मोबाइल चार्ज, ज़्यादा मोबाइल मतलब जो ज़्यादा इजीली मूव कर सकता है, और एक है बड़ा चार्ज, हैवी चार्ज। फर्स्ट वाला है 60-70 kg का, सेकंड वाला है 100-110 kg का। बताओ, अगर मान लो इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ऑब्वियस सी बात है ये ज़्यादा होगी, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में ज़्यादा ड्रिफ्ट करके चला जाएगा। और क्योंकि ये दूसरा वाला बहुत हैवी है तो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में ही कम ड्रिफ्ट करेगा। बताओ किसकी मोबिलिटी ज़्यादा होगी। फर्स्ट वाले की मोबिलिटी ज़्यादा होगी, हम बोलेंगे क्योंकि फर्स्ट वाला ज़्यादा ड्रिफ्ट करके आगे जा रहा है। इतनी देर में देखो कितना आगे पहुंच गया। और ये जो हैवी चार्ज है वो बेचारा आगे ही नहीं पहुंच पाया, हैवी है ना, कैसे पहुंचेगा इतनी जल्दी आगे। ये देखो, हैवी चार्ज, ये हल्का वाला चार्ज ज़्यादा आगे पहुंच गया। तो बताओ किसकी मोबिलिटी, मोबिलिटी मतलब एबिलिटी टू मूव, एबिलिटी टू मूव इज कॉल्ड मोबिलिटी, किसकी मोबिलिटी ज़्यादा होगी, हम बोलेंगे म्यू वन मोबिलिटी जो है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू म्यू टू, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या मैं इसको ऐसे डिफाइन कर दूं, इसको मैथमेटिकली तो ठीक है लिख दिया, अगर डिफाइन करें तो ऐसा बोल दूं, दैट इज मोबिलिटी इज डिफाइंड एज, मोबिलिटी इज डिफाइंड एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। पूरा ही लिख देते ना इसको, पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को हम मोबिलिटी बोलेंगे। ये हो गई मोबिलिटी। लिखवाएंगे लिखवाएंगे अभी लिखवाएंगे, बिल्कुल लिखवाएंगे। बस थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, जरा सा और बताना है मुझे बस। अभी वेरिएबल क्रॉस सेक्शन की बात करते हैं। और वेरिएबल क्रॉस सेक्शन, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया ही वेरिएबल हुआ तो क्या होता है, तो देखते हैं क्या होता है। जैसे एग्जांपल, क्रॉस सेक्शन एरिया वेरिएबल कहाँ मिल सकता है, जैसे वायर है। अब ये वायर आपको वैसे तो सिलेंड्रिकल होना चाहिए, पर मान लो उसका एरिया कम ज़्यादा हो रहा है, इस तरह से वायर जा रहा है, ये देखो कैसा वायर है, कम ज़्यादा एरिया हो रहा है, इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो हर जगह पर अलग अलग है। तो मान लो ये जो एरिया था, ये एरिया था A1, यहाँ इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी है VD1, और ये एरिया है A2, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी है VD2। मैं बात कर रहा हूँ किन दोनों एरियाज की, मैं बात कर रहा हूँ इन दोनों एरियाज की। एक ये वाला एरिया A1 है, और दूसरा ये वाला एरिया A2 है। अच्छा मुझे बताओ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो अलग हो गया है, पर करंट तो सेम रहेगा ना, जो करंट एंटर कर रहा है
एक बार जो करंट एंटर कर गया तो उतना ही लीव करेगा फिर। मतलब मान लो यहाँ से कोई करंट एंटर करता है, इस वायर में से कोई करंट एंटर करता है आई, तो करंट जो एंटर कर रहा है और जो करंट लीव कर रहा है वो तो सेम ही होगा। सोचो क्यों? करंट सेम क्यों होगा? करंट सेम होगा। भाई वायर अपने अंदर चार्ज थोड़ा स्टोर करेगा। जितना करंट आ रहा है, जितना चार्ज आ रहा है, उतना ही चार्ज वो वापस बाहर फेंक देगा। ठीक है। वो अपने अंदर चार्ज एक्यूमुलेट नहीं करेगा। ठीक है। जो कंडक्टर है, जितना करंट आएगा उतना करंट वो बाहर फेंक देगा। अच्छा, अब इसके बाद इसका मतलब मुझे बताओ, जितने इलेक्ट्रॉन्स अंदर एंटर कर रहे हैं उतने ही बाहर जाएंगे। तो आपको याद है मैंने अभी पढ़ाया था कितने इलेक्ट्रॉन्स अंदर एंटर करेंगे? उतने ही इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एरिया से बाहर जाएंगे। या करंट इक्वल कर दो। अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आया तो ऐसा लिख दो, I1 = I2। करंट का फॉर्मूला पढ़ा था। करंट का फॉर्मूला था NE/A/VD। NE/A/VD। तो यहाँ से एक बहुत ही बेहतरीन इक्वेशन हमारे पास आ रही है। मतलब गिद्ध चमगादड़ों की तरह आंखें खुली जानी चाहिए देखने के बाद। A1 VD1 = A2 VD2। याद है? याद करो राणा ठाकुर। कुछ याद आ रहा है? राणा ठाकुर कुछ याद आ रहा है? ये वही करण अर्जुन वाला फॉर्मूला है जो आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा था। बिल्कुल सही, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। बहुत बढ़िया। शाबाश, लिखवाऊंगा लिखवाऊंगा। अभी थोड़ा कंसेप्ट तो समझ लो, इतनी जल्दी क्या रहती है लिखने की। इसका मतलब अगर मान लो A1 अगर A2 से ज़्यादा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे अंतर आएगा। तो क्या हो जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे? कॉमन हटा देते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी में अंतर आ जाएगा, VD1 कम हो जाएगा, VD2 ज़्यादा हो जाएगा। ध्यान रहे ड्रिफ्ट वेलोसिटी अलग अलग हो जाएगी। लिखवाते हैं लिखवाते हैं। अभी बस एक छोटा सा टर्म, जरा सा बेबी टर्म और बताना है बस। जरा सा बेबी सा टर्म बताना है, छोटा सा टर्म है। बेबी कंसेप्ट है बिल्कुल। वो है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी एक वेक्टर है जिसे जे से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल जे से, कैपिटल जे से, जिससे आपकी मर्जी हो कर दो। ठीक है। मैं स्मॉल जे लिख रहा हूँ इसमें करंट डेंसिटी के लिए। डेंसिटियों की डेंसिटी, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी की डेफिनेशन बड़ी सिंपल होती है। जैसे मान लो एक वायर है, जैसे एक वायर है और वायर में से जा रहा है करंट। वायर में से जा रहा है करंट। तो इस केस में करंट डेंसिटी होता है करंट पर यूनिट एरिया। जैसे मान लो वायर में से करंट आया आई, तो जाएगा भी आई। वायर में से करंट आया आई तो जाएगा भी आई। और ये जो एरिया है वो कौन सा एरिया है? ये वाला एरिया ले लो। वायर का ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ये है वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो मैं लिखूंगा करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज करंट पर यूनिट एरिया। इसमें ध्यान रहे एक चीज का, ये जो एरिया है ना, ये परपेंडिकुलर लेना है। परपेंडिकुलर मतलब करंट की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर। देखो करंट की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन लेना है। करंट की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, जैसे आप प्रेशर में लिखते हो ना, प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया, वैसे ही करंट की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया लेना है। तो मैं लिख देता हूँ एरिया कहाँ लेना है? परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है। एरिया लेना है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये डिफाइन करने का तरीका है। करंट डेंसिटी मतलब करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, ऐसे समझ लो। करंट डेंसिटी मतलब करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कैसे? करंट के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लो, और उस परपेंडिकुलर एरिया में से कितना करंट पर यूनिट एरिया फ्लो कर रहा है, वो होता है करंट की डेंसिटी। ठीक है। इसकी डायरेक्शन भी होती है, इसको क्या करते हैं हम, एक डायरेक्शन भी देंगे। अब डायरेक्शन लगा दें इसमें। इसकी डायरेक्शन होती है एन कैप।
अब सवाल ये एन कैप क्या होता है, एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये एन कैप है, एन कैप क्या है, एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। मतलब करंट डेंसिटी की डायरेक्शन कहाँ होगी, करंट के डायरेक्शन में होगी। करंट डेंसिटी की डायरेक्शन कहाँ होगी, करंट के डायरेक्शन में होगी। ठीक है, एक बार देखो मैंने ये डेफिनेशन यहाँ लिखी है, अब अपन इस डेफिनेशन पर थोड़ा ध्यान देते हैं। ठीक है, अब जरा इस डेफिनेशन में ध्यान दो। करंट डेंसिटी क्या है, इट इज डिफाइंड एज अ वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया सराउंडिंग दैट पॉइंट। मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया सराउंडिंग दैट पॉइंट। और दूसरा, एरिया कैसे लेंगे, नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ चार्ज फ्लो, मतलब करंट के डायरेक्शन के नॉर्मल। जैसे भी ये पॉइंट है, देखो इस पॉइंट के आसपास करंट डेंसिटी कैसे डिफाइन करेंगे, करंट डिवाइडेड बाय एरिया। और डायरेक्शन क्या लगाऊंगा इस पे, वो मैंने वेक्टर लगा दिया, वो एन कैप लगाना है मुझे, एन कैप। एन कैप समझ में आ रहा है, करंट के डायरेक्शन में जो होता है उसको हम एन कैप बोलेंगे। जैसे करंट आगे है, करंट अगर आगे है तो एन कैप भी कहाँ होगा, एन कैप इसी डायरेक्शन में होगा। ऐसा ही यूनिट क्या होगी, करंट पर यूनिट एरिया एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। समझ में आता है, डायमेंशनल फॉर्मूला आपके ऊपर है, निकाल लेना। इतना तो आता है सबको। अभी आगे सुनो, अभी मैंने आपको सिखाया ना कि एरिया परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब कुछ लोग सोचेंगे सर अगर एरिया परपेंडिकुलर नहीं हुआ तो क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हम क्या करेंगे बताओ, एरिया का वो कंपोनेंट लेंगे। ये देख रहे हो, ये एरिया दिख रहा है। किसी ने आपसे पूछ लिया कि सर, किसी ने आपसे पूछ लिया कि इस एरिया से बताओ करंट डेंसिटी क्या है, कौन से एरिया से, ये जो पिंक एरिया है। अरे यार, उसमें ये करते हैं हाईलाइटर यूज, ये वाला एरिया, समझ रहे हो, कलर नहीं कर पा रहे उसको भी ध्यान से देखना पर। ये जो एरिया है उससे करंट डेंसिटी पूछी तो आप क्या करोगे, उस एरिया का प्रोजेक्टेड एरिया लोगे। प्रोजेक्टेड एरिया कितना हो जाएगा, डी ए कॉस थीटा, मतलब ये वाला प्रोजेक्टेड एरिया जो कि करंट के परपेंडिकुलर है। और उसके बाद आप डिफाइन कर दो आराम से, फिर तो आराम से डिफाइन कर ही सकते हो, करंट पर यूनिट एरिया हो जाएगा वो डी ए कॉस थीटा। तो क्या मैं ऐसा लिख दूं यहाँ से, और क्या मैं थोड़ी देर के लिए एरिया को वेक्टर लिख दूं, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में ले रहा हूँ, नॉर्मल टू द सरफेस। समझ में आता है, एरिया वेक्टर तो अपन पहले भी देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसे लेते हैं। तो ये हो गया डी आई। तो क्या मैं ऐसा लिख दूं कि टोटल करंट कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी आई इंटीग्रेशन ऑफ जे डी ए। ठीक है, इस पे मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब क्लियर होगा आपको। क्वेश्चन कराऊंगा मैं इस पे करंट डेंसिटी पे, तब जाके क्लियर होगा एग्जैक्टली। अच्छा, ये तो वेरिएबल के लिए, अगर कांस्टेंट हुआ तो बताओ, अगर करंट डेंसिटी इज कांस्टेंट तो क्या करूंगा, इफ करंट डेंसिटी इज कांस्टेंट तो तब तो और अच्छी बात है। अगर करंट डेंसिटी कांस्टेंट है तो करंट डेंसिटी इनटू एरिया इज करंट, और अगर वेरिएबल है तो इंटीग्रेट कर दो जे डॉट डी ए। क्वेश्चन कराएंगे इस पर तभी क्लियर होगा। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। एक मिनट नोट करवाएंगे करवाएंगे, कर रहे हैं, नोट कर रहे हैं, बट उससे पहले सुन तो लो पूरी बात। जरा सी तो बात बची है फिर। अरे यार, ये एक्सटेंड हो गया ना, इसको अंडू करते हैं। अभी यहाँ पर कलर कोडिंग से पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन सिखाऊंगा। पहले मैं आपको दो क्वेश्चन करा देता हूँ, फिर हम बात करेंगे, फिर हम उसके बाद ये नोट करेंगे। देखो, क्वेश्चन नंबर वन, सपोज मैंने आपको एक सिलेंड्रिकल वायर दिया और इस वायर में से करंट जा रहा है आई। किसी ने आपसे कहा कि करंट की वैल्यू है 20 एम्पियर, और ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये वाले एरिया की बात चल रही है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी मैंने आपको दे दिया। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, मान लो चलो 4 मिलीमीटर स्क्वायर। तो बताओ करंट डेंसिटी क्या होगी, मैं करूंगा सॉल्व।
करंट पर यूनिट एरिया, मिलीमीटर, मीटर, समझ में आता है? मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, ये कन्वर्जन हुआ। बस ये करंट डेंसिटी आ गई, क्या हो जाएगी ये? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। क्लियर हो रहा है ये? एक क्वेश्चन और करके बता देता हूँ मैं आपको। सपोज इस तरह का एक वायर है, सिलेंड्रिकल वायर है, इसके रेडियस अलग अलग है। R1 है 2 mm, R2 है, कितना लें? 1 mm ले लो, चलो 1 और 2 सही नंबर रहेंगे। मान लो करंट फ्लो कर रहा है 40 एम्पियर। तो बताओ कि करंट डेंसिटी कितनी होगी? J1 एंड J2 फाइंड करना है। तो बहुत सिंपल है ना, इस बार रेडियस दिया हुआ है आपको। तो J1 होगा करंट पर यूनिट एरिया 40 डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर। आर है 2, 2 × 10⁻³ का स्क्वायर। ठीक है। पाई स्क्वायर पता है ना 10 होता है, पाई स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली 10 ले सकते हो। J2 कितना हो जाएगा? अगेन करंट सेम होगा, एरिया चेंज हो गया जरूर। एरिया चेंज हो गया है 1 mm, रेडियस हो गया 1 mm, पाई इंटू आर, करंट डेंसिटी आ गई। यहाँ तक की स्टोरी तो समझ में आई गई होगी। पहले अपन इतना लिख लेते हैं, फिर आगे का कंसेप्ट एब्जॉर्व करेंगे। और हो जाओ शुरू नोट करना। एरिया गलत लिखा है? कहाँ लिखा है भी गलत एरिया? बताओ कहाँ चेंज करें हम? हाँ हाँ, कर देते ना। आप बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। अब ठीक है, अब चलेगा। पाई आर स्क्वायर। ठीक है। वो गलती से पूरा फ्लो फ्लो में, भावनाओं में बहकर दोनों जगह स्क्वायर लगा दिया। आई पाई आर स्क्वायर है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया। एक्चुअली पता है गलत नहीं लिखा था हमने। हमने इंटेंशनली ऐसा लिखा था, ये देखने के लिए कि क्लास के एंड तक कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्लास के एंड तक कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं। तो ये पूरा फुल प्रूफ पहले से ही डिसाइडेड था, प्री डिसाइडेड था कि हम ऐसा करेंगे। ये देखने के लिए, सिर्फ हम ये देखना चाहते थे कि कितने लोग फोकस कर रहे हैं।
अभी पढ़ेंगे ना टेम्परेचर से रेजिस्टिविटी पे क्या डिफरेंस आता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आगे जाकर टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस में। अभी हम पढ़ेंगे ना, बिना पढ़े अभी कैसे आगे हम बता दें आपको। अभी सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम। मैंने आपसे कहा भी तो था कि बिगनर बॉक्स में 1, 3 और 4 में वही क्वेश्चन करना जो बन जाए, जो क्वेश्चन नहीं बन रहे पहली बार में उनको लीव कर देना। क्यों लीव कर देना, मैंने बताया था वो कंसेप्ट हम धीरे धीरे ऐड करेंगे। फिर मैंने बताया था आपको क्लास में, याद आया? उनको लीव कर देना अभी। इसका एक काम करो ना, फोटो ले लो, क्योंकि फिर नेक्स्ट क्लास के लिए लॉगिन करने में डिले हो जाएगा। ठीक है, तो इसका फोटो ले लो, और इसके बाद तो मैं आपको नेक्स्ट पे नोट करवा ही दूंगा। इसका भी फोटो ले लो, और इसका भी फोटो ले लो। ठीक है, चलो इसको अपन यहाँ पे पॉज कर रहे हैं, आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टर्न पर। गुड बाय एंड टेक केयर।